इस वीडियो में मैं आपको एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक अनाइलेशन ऑफ कास्ट में किया गया है। यदि आपने मलाला यूसुफजई के बारे में सुना है लेकिन सुरेखा भोतमांगे के बारे में नहीं, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। मलाला केवल 15 वर्ष की थी लेकिन उसने पहले ही कई अपराध किए थे। जैसे वो एक लड़की थी, वो पाकिस्तान में स्वात घाटी में रहती थी, वो एक बीबीसी ब्लॉगर थी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक वीडियो में थी, और सबसे बड़ा अपराध जो हम कह सकते हैं वो ये है कि वो स्कूल जाती थी। मलाला एक डॉक्टर बनना चाहती थी, हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे एक राजनीतिज्ञ बने। उसने और उसके पिता ने तब ध्यान नहीं दिया जब तालिबान ने घोषणा की कि स्कूल लड़कियों के लिए नहीं है, और अगर उसने उनके खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। 9 अक्टूबर 2012 को एक बंदूकधारी ने उसे उसकी स्कूल बस से उतार दिया और उसके सिर में गोली मार दी। मलाला को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के बाद वो बच गई। यह एक चमत्कार था। अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने समर्थन और एकजुटता के संदेश भेजे। मैडोना ने उन्हें एक गीत समर्पित किया। एंजेलिना जोली ने उनके बारे में एक लेख लिखा। मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वो टाइम पत्रिका के कवर पर थी। हत्या के प्रयास के कुछ ही दिनों के भीतर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वैश्विक शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गॉर्डन ब्राउन ने एक "मैं मलाला हूं" याचिका शुरू की, जिसमें पाकिस्तान सरकार से हर लड़की को शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया गया। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले नारी द्वेषी इस्लामवादी आतंकवादियों को खत्म करने के अपने नारीवादी मिशन के साथ जारी हुआ। अब बात करते हैं भारत की सुरेखा भोतमांगे की। सुरेखा भोतमांगे 40 साल की थी और उन्होंने भी मलाला की तरह कई अपराध किए थे। वो एक महिला थी, एक अछूत दलित महिला जो भारत में रहती थी, और वो बहुत गरीब नहीं थी। वो अपने पति से अधिक शिक्षित थी, इसलिए वो अपने परिवार की मुखिया के रूप में कार्य करती थी। डॉक्टर अंबेडकर उनके नायक थे। उनकी तरह उनके परिवार ने भी हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। सुरेखा के बच्चे शिक्षित थे। उनके दोनों बेटे सुधीर और रोशन कॉलेज गए हुए थे। उनकी बेटी प्रियंका 17 साल की थी और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रही थी। सुरेखा और उनके पति ने महाराष्ट्र राज्य के खैरलांजी गांव में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था। यह उन जातियों के खेतों से घिरा हुआ था जो खुद को महार जाति से श्रेष्ठ मानते थे, जिससे सुरेखा संबंधित थी। क्योंकि वो दलित थी और उसे अच्छे जीवन की आकांक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए ग्राम पंचायत ने उसे बिजली कनेक्शन लेने या उसकी फूस की झोपड़ी को ईंट के घर में बदलने की अनुमति नहीं दी। गांव वाले उसके परिवार को नहर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करने या सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं देते थे। उन्होंने उसकी जमीन पर एक सार्वजनिक सड़क बनाने की कोशिश की, और जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके खेतों के बीच से अपनी बैलगाड़ियां चला दी। उन्होंने उसकी खड़ी फसल चरने के लिए अपने मवेशियों को खुला छोड़ दिया। फिर भी सुरेखा पीछे नहीं हटी। उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई महीनों तक गांव में तनाव चरम पर पहुंच गया। उसे चेतावनी देने के लिए ग्रामीणों ने उसके एक रिश्तेदार पर हमला किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया। उसने एक और पुलिस शिकायत दर्ज की। इस बार पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की, लेकिन आरोपियों को लगभग तुरंत ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिस दिन उन्हें रिहा किया गया, 29 सितंबर 2006, उस दिन शाम लगभग 6 बजे लगभग 70 नाराज ग्रामीण पुरुष और महिलाएं ट्रैक्टरों में पहुंचे और भोतमांगे के घर को घेर लिया। उसका पति भैयालाल, जो बाहर खेतों में था, शोर सुनकर घर भागा। वो एक झाड़ी के पीछे छिप गया और भीड़ को अपने परिवार पर हमला करते हुए देखा। वो निकटतम शहर दुसला की ओर भागा और एक रिश्तेदार के माध्यम से पुलिस को बुलाने में कामयाब रहा। पुलिस को फोन उठाने के लिए भी आपको संपर्कों की आवश्यकता है। वे कभी नहीं आए। भीड़ ने सुरेखा, प्रियंका और 2 लड़कों को, जिनमें से एक आंशिक रूप से अंधा था, घर से बाहर खींच लिया। अंततः उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। चारों शवों को पास की नहर में फेंक दिया गया, जहां वे अगले दिन पाए गए। सबसे पहले प्रेस ने इसे नैतिकता की हत्या के रूप में रिपोर्ट किया, ये सुझाव देते हुए कि ग्रामीण परेशान थे क्योंकि सुरेखा का एक रिश्तेदार, वो व्यक्ति जिस पर पहले हमला किया गया था, के साथ संबंध था। दलित संगठनों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन ने अंततः कानूनी प्रणाली को अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया। नागरिकों की तथ्य खोज समितियों ने बताया कि कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और हेराफेरी की गई। जब निचली अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया तो उसने मुख्य अपराधियों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन अनुसूचित कानून लागू करने से इनकार कर दिया।
चूंकि सुरेखा और उनका परिवार बाजार अनुकूल लोकतंत्र में रहते थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत सरकार को कोई "मैं सुरेखा हूं" याचिका नहीं दी गई। न ही राष्ट्राध्यक्षों की ओर से नाराजगी का कोई संदेश आया। हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान सभी को समान अधिकार देता है और हमारे संविधान में अस्पृश्यता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए तर्क को जोड़ना चाहूंगा कि यदि समुदाय द्वारा मौलिक अधिकारों का विरोध किया जाता है, तो कोई भी कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका उन्हें शब्द के वास्तविक अर्थों में गारंटी नहीं दे सकती है। अमेरिका में नीग्रो, जर्मनी में यहूदियों और भारत में अछूतों को मौलिक अधिकारों का क्या लाभ? घटना के इस वर्णन से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हमने किस हद तक जाति के आधार पर भेदभाव किया है। अतीत की गलतियों को देखना और उनसे सीखना तथा एक बेहतर वर्तमान और भविष्य बनाने का प्रयास करना हमेशा अच्छा होता है।